हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशित भट्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं प्रवेश त्रिवेदी से, जो कि एक ड्रॉपर रह चुके हैं और उन्होंने नीट में 600 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 720। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम उनकी ड्रॉप ईयर की जर्नी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, कौन सी बुक्स रेफर की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे वो सॉल्व करते थे, उनकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी, और बहुत सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर होंगे। तो ये वीडियो सारे नीट एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो के अंत तक जरूर देखना। सो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो प्रवेश भैया। हेलो ब्रो। फर्स्ट हाँ। ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, मुझको बुलाने के लिए थैंक यू। सबसे बड़ी बात तो ये है। आपके भैया कैसा चल रहा है अभी सब? आप एमबीबीएस कर रहे हो, कॉलेज में क्या सीन है अभी? अभी तो कॉलेज में मेरा फिलहाल तो सेकंड ईयर चल रहा है। सेकंड ईयर अभी खत्म हो जाएगा, जनवरी में मेरा सेकंड ईयर का फाइनल एग्जाम है। हम्म। तो अभी तो काफी ठीक चल रहा है, बस पढ़ना बहुत पड़ता है। दिन भर एमबी निकल जाता है, 9 बजे से लेके 5 बजे तक का कॉलेज रहता है। काफी रफ शेड्यूल रहता है। क्या करें। तो प्रवेश भैया, आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो, जिससे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको तो आइडिया लग जाए। हम्म, मेरा नाम प्रवेश त्रिवेदी है। मैं डूंगरपुर से ही हूँ। मैंने मॉडर्न स्कूल डूंगरपुर से अपना 12th पास किया था, और 2018 में मैंने ड्रॉप लिया था, और 2019 की नीट में मैंने क्वालिफाई कर लिया था। एंड देन मैं अभी फिलहाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में पढ़ रहा हूँ एमबीबीएस, एज एमबीबीएस कोर्स में। और अभी वही मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है फिलहाल। थर्ड ईयर होता है, लेकिन कोविड की वजह से अभी सेकेंड ईयर चल रहा है। सो प्रवेश भैया, जैसा आपने 2019 में नीट क्वालिफाई किया था, तो सबको पता है उसके लिए कितनी हाँ। पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा था? आप स्टार्टिंग से बहुत पढ़ाई करते थे या एवरेज स्टूडेंट रहे हो? एक्चुअली मैं सही बताऊं तो मैं 9th क्लास तक काफी एवरेज स्टूडेंट था। उसके बाद में पता नहीं कैसे अपने आप पढ़ने लग गया। तो 10th में मेरी 10 सीजीपीए आई थी। फिर 11th 12th में एज यूजुअल अच्छा परफॉर्मेंस था, तो 12th में मेरा कुछ 93.6% बना था सीबीएसई बायोलॉजी के साथ में। तो मैं एक्चुअली डूंगरपुर में बायोलॉजी स्ट्रीम के साथ में 2018 का टॉपर रहा हूँ उस टाइम पे। तो वहीं फिर घर पे बात करी कि ड्रॉप वगैरह लेते हैं, तो पापा वगैरह मान गए। फिर पहले पापा ने बोला कि एक बार ये करंट नीट दे दो, उसमें देख लेते हैं कितने मार्क्स हम्म। आते हैं। हम्म। तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस काफी ठीक रहा था। अराउंड इतना एग्जैक्ट याद नहीं, अराउंड 400 मार्क्स आए थे मेरे उस टाइम। तो 400 मार्क्स आए थे तो काफी अच्छे आ गए थे। एज अ स्कूल बेस्ड स्टूडेंट की प्रिपरेशन कर रहा है बिना किसी प्रिपरेशन के, ऐसे ही नॉर्मल बोर्ड देते, वो भी डूंगरपुर डूंगरपुर में रहकर। इट्स मतलब काफी अच्छा था। तो फिर पापा को जैसे जैसे पहले तो पापा माने नहीं, लेकिन फिर बाद में मनाया तो गया था। फिर मैं कोटा रेजोनेंस में ड्रॉप लेने के लिए। ड्रॉप ईयर मेरा काफी अच्छा था। वहां पर भी बहुत पढ़ाई करी और आ गए मेडिकल कॉलेज फिलहाल तो। सो भैया, आपने कहा कि आपके आपने 12th के बाद ड्रॉप लेने का सोचा, तो जैसे हर स्टूडेंट सोचता है, तो आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आपके क्लासमेट से कोई कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, किसी कोई कुछ और कर रहा है, या अपनी सोसाइटी में भी सब बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, हम्म। सीट्स बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो हम्म। सब एक तरह से डीमोटिवेटिंग सा एनवायरनमेंट होता है। तो इस चीज़ से आपने कैसे किया था डील, और ये फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई, मैं एक साथ ड्रॉप लूंगा यूँ? देखो यार, एक बार के लिए तो डिमोटिवेटिंग तो होते हैं, और सोसाइटी है तो सोसाइटी तो डिमोटिवेट ही करेगी एक बार के लिए। रेयरली तुमको कोई मिलेगा जो तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है ले ले ड्रॉप। मतलब एक तरह से बड़े भैया वगैरह होते हैं, सबकी फैमिली में होते हैं जो पोटेंशियल समझते हैं, तो एक बार के लिए ड्रॉप दिलाने का बोलते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि पेरेंट्स को डर लगता है ना कि अगर नहीं हुआ, हमारे बच्चे का नहीं हुआ, तो आगे सोसाइटी में हम लोग क्या बोलेंगे। तो वो तो तुमको पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि एटलीस्ट इस डर से कि एक ये सोसाइटी क्या बोलेगी, तो एक ट्राई नहीं करे, ये तो गलत बात है ना। एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी तो दो कि तुम कर सको। तो यही बात मैंने भी मेरी फैमिली को समझाई थी कि कम से कम एक बार तो जाने दो, एक ट्राई तो करने दो एटलीस्ट। मैं नहीं, 2-3 साल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक बार के लिए तो जाने दो। तो एट द एंड थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर बाद में
वो लोग भी मान गए और काफी सपोर्टिव भी रहे। हम्म, फैमिली सपोर्ट एट करता है ड्रॉप ईयर में भी, क्योंकि काफी हम्म, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हम्म, एक साल में मैनेज करना है, फैमिली सपोर्ट करती है तो हो जाता है काफी। बाकी हम्म, सोसाइटी की तो आप सुनेंगे, अगर सोसाइटी की सुनने बैठेंगे तो फिर नहीं चलेगा, उतना नहीं हो पाता। तो भैया। और बाकी फ्रेंड्स रिलेटेड मैटर है हम्म, तो फ्रेंड्स तो गए थे बहुत लोग, कुछ बीए नर्सिंग में चले गए थे मेरे दोस्त, कुछ हम्म, इंजीनियरिंग वाले फ्रेंड्स थे तो वो इंजीनियरिंग करने हम्म, चले गए थे। हम्म, तो उस टाइम पे थोड़ा सा होता है कि यार मैं एक साल पीछे हो जाऊंगा, लेकिन बात ये है ना कि एक बार अगर तुम पूरे मन से अगर एक ट्राई करोगे ना, तो तुमको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कभी भी, अगर बाय चांस होता भी है और नहीं भी होता है ना, तो भी तुमको कभी ये नहीं लगेगा एटलीस्ट मैंने ट्राई नहीं किया था। कम से रिग्रेट कम नहीं होगा मेरा ये आगे मानना जाकर। है कि अगर तुम, हाँ, कम से कम एक बार तो ट्राई कर लेना चाहिए, हम्म, कि समझ में आ जाता है। हम्म, और फिर सेल्फ पोटेंशियल और सेल्फ एनालिसिस भी है ही, कि तुम खुद को हम्म, देखो कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात हम्म, है। अब ये तो ट्रू एस्टिमेशन तुम खुद ही कर सकते हो कि तुम कर हम्म, पाओगे या नहीं कर हम्म, पाओगे। हम्म, ये तुम्हारे अंदर से निकलेगा खुद से, कर पा हम्म। रहे हो तो जाओ। तो भैया आप जब ड्रॉप ले रहे थे तो आपका क्या था कि मैं एक ही अटेम्प्ट के लिए या 1 ईयर के लिए ड्रॉप ले रहा हूँ या 2 ईयर के लिए ड्रॉप ले रहा हूँ? आपका क्या टारगेट था कि बस 1 साल के लिए लूंगा? मेरा तो टारगेट फिक्स था कि मैं एक साल ही करूंगा, इसी साल मेरे को करना है और इसी साल से मेरे को निकलना है, अच्छा। क्योंकि इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है मेरा कि मेरे को 2-3 साल वहां पर हम्म, कोटा जैसी इतनी कॉस्टली सिटी में मुझको वहां अफोर्ड कर सके। तो हम्म, एक साल का टारगेट लेकर ही गया था मैं सीधा सीधा, हम्म, और मान के चल रहा था कि एक साल में मेरा हो जाएगा। हम्म, और सही बताऊं तो विदाउट एनी बैकअप प्लान गया था कि शायद कुछ नहीं करूंगा मैं कभी, मतलब हो जाएगा, मेरे को पक्का श्योर ही था। एक तरह से मेरे को पता था कि मैं कर लूंगा और मेरा हो जाएगा। हम्म। तो भैया जैसा आपने कहा कि आप तो आप इसी श्योरिटी रख के चले थे कि मेरा हो जाएगा, लेकिन आपके हिसाब हम्म। से बैकअप प्लान इम्पोर्टेंट है या नहीं है? आप क्या सोचते हैं उसके लिए? देखो, मेरा ये सोचना है ना कि बैकअप प्लान एक तरह से इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी। हम्म, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एटलीस्ट तुम्हारे पास एक पाथ होता है बाद में फॉलो करने के लिए, अगर नहीं हम्म, हो पा रहा है तो भी तुम हम्म, कैसे करोगे, आगे का तुम्हारे करियर सेटअप कर सकते हो। हम्म, तो एट द एंड मेरे को नहीं लगता कोई बिना बैकअप प्लान के जाता है। हम्म, बैकअप प्लान क्या है, एक तरह से तुम्हारे दिमाग में एक लीड ही तो है, ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। अब वो तो हम्म, सबके दिमाग में होता ही है। बस हम्म, उसको इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि तुम हम्म, वहां पर जाके एटलीस्ट ट्राई करना भी छोड़ दो, कि मतलब हम्म, एटलीस्ट जब तुम वहां पर हो और जब तुम एक एज ए एस्पिरेंट पढ़ाई कर रहे हो, हम्म, तब तुम्हारे मन में ये कहीं नहीं आना चाहिए कि मेरे पास बैकअप प्लान है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये आ गया ना कि मेरे पास बैकअप प्लान है, तो तुम उस दिन मेहनत करना छोड़ दो। मतलब अपने ब्रेन को एक इजी वे मिल जाएगा एग्जिट करने के लिए। वो हाँ, चाहेगा कि नहीं मैं इतनी हार्ड वर्क कर रही हूँ। हाँ, वो नहीं चाहेगा ना। अब कोई पहले से सोच कर बैठा है कि ठीक है, एक साल में हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं बीएससी नर्सिंग कर लूंगा, कमा के तो खा ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, तो वो कोई क्यों इतनी मेहनत करेगा। वहां हम्म, पर जाके अगर तुम एक बार के लिए ये सोचो कि डॉक्टर तो मैं बन कर ही निकलूंगा या आईआईटी तो मेरे को जाना ही है, तो एटलीस्ट दिमाग अपने आप अडेप्ट कर लेता है, और एटलीस्ट मेहनत तो करनी ही पड़ती है फिर बाद हम्म। तो भैया जैसा आपने बताया कि मैंने कोटा में 2018 से 19 ड्रॉप लिया था और कोचिंग सेंटर ज्वाइन में। किया था। तो सबके मन में डाउट रहता है कि कोचिंग सेंटर का सीन क्या रहता है। आप थोड़ा उसका टाइम टेबल बता सकते हो? किस तरह से क्लासेस लगती है, टेस्ट कैसे होते हैं वगैरह, थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू। देखो, सीधी सी बात थी ना, मैंने सबसे पहले सबसे मेन टास्क होता है कि तुम कौन सा कोचिंग सेंटर चुन रहे हो। देखो, वहां पर बहुत ऑप्शन मिलेंगे तुमको। मेडिकल की कोचिंग के लिए खासकर जाओगे तो एलन है, सर्वोत्तम है, रेजोनेंस में भी मेडिकल डिवीजन है चल रहा है जिसमें मैंने कोचिंग करी थी। और भी छोटे मोटे काफी कोचिंग सेंटर है, चाहे हॉस्टल कंप्यूटर से फिजिक्स का टीचर वाला अलग से, तो वो भी ऐसे करवाते हैं। और तो चॉइसेस बहुत रहती है, मैटर ये करता है कि सीधी सी बात है, अगर सबसे बेस्ट तो मैं बोलूंगा कि एलन बेस्ट है, मेडिकल की कोचिंग के लिए एलन इज द बेस्ट। लेकिन
फैमिली का भी थोड़ा देखना पड़ता है, बैकग्राउंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के हिसाब से तुम चलोगे ना तो थोड़ा हो सकता है। मैंने रेजोनेंस मेडिकल में एडमिशन लिया था क्योंकि मुझको वहां पर काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल गई थी। मैंने वहां पर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, तो वहां पर एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे वो लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने वहीं पर सारे दिया था, सारे इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस टेस्ट दिया था लगभग। तो रेजोनेंस का जो एंट्रेंस टेस्ट था उसके बेसिस पे ना मुझको अराउंड काफी अच्छी, तो मेरा स्कोर उसमें काफी ज्यादा आ गया था, पता नहीं कैसे, बाय लक आ गया शायद थोड़ा बहुत, पर उसमें अच्छा स्कोर आया। तो उसमें मेरे को अराउंड 80% स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मैंने फिर वही इंस्टीट्यूट फॉलो कर लिया था। मुझे ज्यादा फीस नहीं भरनी पड़े ना, अराउंड मेरी रेजोनेंस में फिर फीस 30,000 कुछ पड़ी थी। 30,000 पूरे साल का मेरा रेजोनेंस में इतना ही हुआ था। तो उसके हिसाब से सबसे मेजर फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर है। देखो इकोनॉमिकली तुम कितना सपोर्ट कर रहे हो, तुमको फैमिली उस पर डिपेंड करता है, तुम इकोनॉमिकली कितना ज्यादा आगे कितने बड़े इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। अब सीधी सी बात है, एलएन में तुम जाओगे कोचिंग करने, तो एलएन का जो कोचिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब तुमको ज्यादा स्कॉलरशिप अलाउ नहीं करता। वहां पर मैक्सिमम स्कॉलरशिप ही तुमको 25% मिलेगी, इसके ऊपर वो स्कॉलरशिप देते हैं। मुझको 25% मिल गई थी, लेकिन मैं फिर क्यों जाऊंगा वहां पर जब मेरे को सस्ते में मेरा काम हो रहा है। और देखो एट द एंड वहां पर जाके मैटर ये कर जाता है कि तुम कितना पढ़ रहे हो। पढ़ाते हैं सब जगह एक ही जैसे हैं। तुमको वहां जाकर देखने को मिलेगा ना, जो टीचर आज रेजोनेंस में पढ़ा रहा है वो 2 साल पहले एलएन में पढ़ा रहा था, और जो आज एलएन में पढ़ा रहा है वो 2 साल पहले रेजोनेंस में पढ़ा रहा था। तो वहाँ टीचर तो फैकल्टी का इतना कुछ खास नहीं है, वो आते जाते रहते हैं, साल में भी तुम्हारे काफी बदल जाते हैं, आते जाते रहते हैं। कुछ लोग परमानेंट होते हैं। और हाँ तो, और मैं, मेरा दूसरा रीजन क्या था रेजोनेंस ज्वाइन करने का, कि वहां पर भीड़ कम है। सबसे बड़ी बात है वहां पर भीड़ कम है, तो अच्छा लगता है मेरे को पर्सनली। ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर मेरा टीचर से इंटरेक्शन हो सके ढंग से, जहाँ पर मैं अपना डाउट पर्सनली क्लियर कर सकूं, कितनी भी बार कितने भी टाइम जाऊं कोई फर्क ना पड़े। तो मेरे को इस हिसाब से मैं एलएन देख रहा था, तो एलएन में मेरे को थोड़ी भीड़ ज्यादा लगी थी वहां पर। बहुत भीड़ है वहां पर, एक एक बैच में लगभग 200 बच्चे बिठा देते। रेजोनेंस में थोड़ा ठीक था, एटलीस्ट 150 120 बच्चे बिठाते थे। तो खैर इस हिसाब से, लेकिन बात यह है कि एलएन में अभी भी सिलेक्शन रेट तो ज्यादा ही, फैक्ट है वो, फैक्ट है। रेजोनेंस का सिलेक्शन रेट इतना नहीं है, तो बात ये भी कर सकते हैं कि एलएन में बच्चे भी उतने जाते हैं, रेजोनेंस में बच्चे भी इतने कम आते हैं थोड़ा बहुत। तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि तुम कौन सा कोचिंग चुन रहे हो। अगर मतलब तुम्हारा सोल बेसिस ऐसा है कि तुम सेल्फ स्टडी के पर्पज से जा रहे हो और तुमको बस टीचर एक पर्टिकुलर गाइडेंस के लिए चाहिए, तो तुम ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जो ऑल इन ऑल बेस्ट हो। और मेरा सोल पर्पस वो था नहीं, मुझको चाहिए था, क्योंकि सीधी सी बात है, 12th पास मॉडर्न स्कूल से डूंगरपुर सिटी से 12th पास करके तुम जाओगे, तो कंपटीशन पर्पस से तुमको जीरो नॉलेज होता है, सीधी सी बात है। उसमें नहीं होता तुम्हारे पास इतना नॉलेज, तो तुमको वहां पर जाओगे तो टीचर के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, टीचर तुमको टाइम दे। अब मैं जैसे रेजोनेंस में था, तो मैं वहां पर पहुंच जाता था कभी भी, तो हमारा सब्जेक्ट टीचर ही जो थे ना, वही बोल देते थे कि शाम को 5 बजे आ जाना, 5 से 7 बजे तक साथ में बैठ के पढ़ ली। तो ऐसा इन्वायरमेंट, पेरेंट मतलब टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन वगैरह सब देख कर तो मैं रेजोनेंस गया था। तो ऑल इन ऑल डिपेंड करता है तुमको टीचर से इंटरेक्शन रखना है नहीं रखना है। अगर तुम फुल ऑन सेल्फ स्टडी के मोटिव से जा रहे हो तो फिर तुम एलन ज्वाइन कर सकते हो। सर्वोत्तम भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो भी काफी अच्छा है। वहां पर भी एक्चुअली सर्वोत्तम भी एलन से ही टूट कर बना हुआ है पूरा। एलन के जो टीचर्स थे कुछ 22-25 टीचर, उन्होंने तोड़ के सर्वोत्तम अपना अलग इंस्टीट्यूट खोला। वो भी अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी जा सकते हैं। खैर मुझे नहीं पता था उस टाइम सर्वोत्तम भी है, तो मैं सर्वोत्तम नहीं गया था ऑनेस्टली बताऊं तो। मुझे पता ही नहीं था कि सर्वोत्तम भी एग्जिस्ट करता है। तो रेजोनेंस में ऑल इन ऑल अच्छा था। बस थोड़ा होता है कि एक साल में तुम 11th 12th का पूरा कोर्स करते हो, उसमें भी जब तुम एक छोटी सी सिटी से पढ़कर जाते हो तो डेफिनेटली किसी भी टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज तुमको होती नहीं। और वो 2 साल का कोर्स एक साल में कराते हैं, तो काफी तेज चलता है। तो अल्टीमेटली ना, दिन में कम से कम तुमको पढ़ना तो पड़ता है, एटलीस्ट तुमको क्लास में ध्यान देना है, तुमको दिन हॉस्टल आके पढ़ना है, सब कुछ करना है। तो मैनेज करना थोड़ा टफ होता है। इवन मेरी एक हैबिट बताऊं तो मैं खुद पढ़ता था रात को, और
3-4 बजे तक पढ़ता था और 4 बजे नहाकर सो जाता था। सुबह 7 बजे मेरी कोचिंग होती थी। तो भैया तो वहाँ मैनेज पर तुमको क्लासेस खुद को का क्या करना सीन पड़ता है रहता था, सारी चीजें। मतलब किस तरह से क्लासेस चलती थी, रेगुलर टेस्ट किस तरह से होते थे? देखो, कोचिंग, सारी कोचिंगों का फिक्स पैटर्न होता है। जब शुरू शुरू में ज्वाइन करते हो ना, तो हम्म, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, वो इतना कुछ खास नहीं होता, लेकिन वो देने चाहिए, अच्छा रहता है। हम्म, इसके बाद में हर 2 वीक्स में या हर 3 वीक्स में एक तुम्हारा कोर्स कंप्लीशन पेपर होता है। तो मतलब जितना भी कोर्स उस मंथ में तुम्हारा हुआ है, हम्म, पढ़ाया गया है तुमको, वो हम्म, आता है, सीधी सी बात है। वो आता है तो उसके अंदर तुम्हारा स्कोर अच्छा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वो बैच शफलिंग जब होती है तो तुमको हम्म, नीचे वाले बैच में डाल दें। हम्म, मेन बैच शफलिंग मैटर कर जाती है, क्योंकि जैसे जैसे तुम हायर बैच ना, वैसे वैसे तुम्हारा पढ़ाई का स्टैंडर्ड काफी ऊपर होता है। हम्म, मेरी बात करूँ तो मैं सबसे पहले जब ज्वाइन करा तो मैं थोड़ा नीचे वाले में था, मैं ऊपर चलता था। मेरा हम्म, सीधा एडमिशन हुआ R1 में। हम्म, टोटल R7 बैच थे, तो मेरा सीधा एडमिशन R1 हुआ था। जितना 12th बेस के परसेंटेज के बेस पे मेरे को सीधा टॉप बैच मिल गया था वहां पर। हम्म, तो फिर मैं कभी टॉप बैच से नीचे नहीं उतरा था। हम्म, बाकी एलन वगैरह में होता है, वहां पर काफी थोड़ा ज्यादा टफ कंपटीशन है, तो वहां पर वीकली मंथली जो टेस्ट होते हैं वो मैटर करते हैं। फिर ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं। ऑल इंडिया टेस्ट में तुम्हारे जितने भी, मतलब पूरा कोचिंग एलन है सपोज, तो एलन के इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, वो सब जो होते हैं सेम पेपर देते हैं। तो उसके बेसिस पे तुमको ऑल इंडिया रैंक मिलती है, तो तुम खुद को जज कर सकते हो तो तुम कहाँ स्टैंड करते हो। हम्म, तो परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम नीचे वाले बैच में चले जाओगे तो फिर वहां पर इतना नहीं पढ़ाते हैं। हम्म, फिर वो लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। सीधी सी बात है, कोचिंग उसी उन्हीं बच्चों पे ध्यान देगा जो उनको सिलेक्शन दिला पाएंगे। अब वो हम्म, नीचे वाले रैंक वाले बच्चों को क्यों क्यों ध्यान देगा उन पे, जब कोई मतलब ही नहीं है। वहां पर बहुत भीड़ है, टीचर्स लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तुम क्लास से बीच से उठ के चले जाओगे, उसको कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ऑल इन ऑल सीधा तुम्हारे परफॉर्मेंस बेस्ड है सब कुछ। तुम जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, उतनी अच्छी क्वालिफाइड टीचर्स तुमको मिलेंगे, उतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन तुमको मिलेगा। तो तो भैया वही होता है। आपका और टाइम सीधी सी टेबल? बात, 9-7 बजे से ना, हम्म, मेरा टाइम टेबल था मतलब सुबह। आप कैसे पढ़ाई करते थे, गर्मियों में आपका तो जो ना सेल्फ स्टडी का था वो? सेल्फ स्टडी बताऊं तो मेरा खुद का ना, सुबह तो कोचिंग होती थी। हम्म, सुबह मेरी कोचिंग ना, अब अलग अलग मैटर, फर्क पड़ जाता है। कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, ड्रॉपर बैच की कोचिंग शाम को लगाते हैं। हम्म, तो उनका कोचिंग ऐसा 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ऐसा चलता है। हम्म, और मेरा जो शेड्यूल था, मेरे शेड्यूल में जो मेरी कोचिंग थी, सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक मेरा शेड्यूल था। 7 से 1 हम्म, कोचिंग चलती थी पूरी। हम्म, ठीक है, उसके अंदर 2-2 घंटे की क्लासेस होती थी। दिन की 2 या 3 या 4 क्लास होती थी, 2-2 घंटे की फिक्स था। और फिर मैं फिर हॉस्टल आता था, खाना वाना खा के सो जाता था शाम को। तकरीबन 4:30 5 बजे तक उठता था। फिर ऐसे ही थोड़ा मन करे तो बाहर, हॉस्टल के बाहर टहल लो, हम्म, कुछ थोड़ा बहुत फास्ट फूड खाना हो तो खा सकते हैं बाहर जाके। फिर मैं आता था, थोड़ी देर पढ़ता था। 8 साढ़े 8 8 बजे तक हम लोग खाना खाते थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब थे। तो हम सब साथ में मिलके खाना खाते थे, और फिर वही 9 साढ़े 9 बज जाता था उसके बाद में। लेकिन रात का टाइम में पढ़ने को देना पड़ता था पूरा। हम्म, 9:30 10 बजे से बैठता था, तो मैं अराउंड 3-4 तक कर देता था, खींच लेता था। मतलब मुझको नहीं याद है कि मैं लास्ट टाइम वहां पर 2 बजे कब सोया हूँ, 1 बजे 2 बजे रात को कब सोया था। 3 बजे तक मैं सोता था, मिनिमम 2 तो बजती ही थी कम से कम। 2 बजे तक सोना पड़ता था। ठीक है, कभी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है तो जल्दी सोना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उसको भूल जाओगे। यू नीड टू कंपनसेट दैट टाइम ऑल्सो। हम्म। उसको तो भैया रोज का 4 घंटा है, तो एक दिन बिगड़ा ना तो तुमको 4 दिन में 4 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम पीछे छूट जाओगे। हम्म, ड्रॉपर बैच में 12th जाना सीधा, तो पीछे छूटने का बहुत चांस रहता है। कई हम्म, लोग तो कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ देते हैं। हम्म। फिर तो वही भैया सुबह कोचिंग जाना पड़ता था। वही एवरेज सेल्फ स्टडी का टाइम कितना होना चाहिए एक ड्रॉपर स्टूडेंट का?
एक प्रॉपर स्टूडेंट का ना, अगर इनिशियल है ना तुम्हारा शुरुआत में, तब तुम जाते हो तो एटलीस्ट, तब शुरुआत में इतना लोड कम होता है, तो फिर भी एटलीस्ट तुम ट्राई करो तो 3-4 घंटे तब तुम मेंटेन करके रखोगे ना। शुरू से ही अगर 3-4 घंटे मेंटेन करके रखते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, हम्म, तो हम्म, इनिशियल 3-4 मंथ तक 3-4 घंटे तुम्हारा सफिशियंट हो जाता है, लगभग चल जाता है। हम्म, 4 घंटे, कभी ज्यादा लोड बढ़ गया तो 5 घंटे बैठ लो। लेकिन हम्म, 3-4 घंटे में ऑन एन एवरेज डे पे तुम्हारा नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से काम चलता रहता है। और रोज का रोज करना पड़ता है। आज जो शीट करने को तुमको दिया गया है, वो तुमको शीट हम्म, मॉड्यूल पूरा करके जाना ही हम्म, है अगले 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 दिन, हम्म, क्योंकि अगर तुम नहीं नहीं जाओगे ना तो पीछे छूट जाता है, और फिर वो हम्म, पीछे वाला काम कभी होता नहीं है। हम्म। वो तो एक भैया बार पेंडिंग आपने रह जाएगा तो रह जाएगा, तो शुरुआती। पीसीबी के लिए कौन सी बुक्स रिफर की थी? मैंने तो, देखो, रेजोनेंस की मॉड्यूल्स थी सबसे बड़ी बात तो। हम्म, अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो एटलीस्ट जो भी तुम्हारा इंस्टीट्यूट है उसकी मॉड्यूल्स तो पूरी कंप्लीटली 100% सॉल्व करनी चाहिए। हम्म, और उसके बाद अगर जैसे मेरा पूरा हो गया था, रेजोनेंस का मटेरियल मेरा पूरा हो गया था, तो बायोलॉजी के लिए मैंने एमटीजी प्रेफर करी थी। हम्म, एमटीजी बायोलॉजी करके एक बुक आती है, हम्म, ऑब्जेक्टिव टाइप। वो काफी अच्छी बुक है, उसके अंदर मतलब नीट से रिलेटेड तुमको सारे क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज, हम्म, और असर्शन रीजन तक सब कुछ मिल जाता है टोटल। हम्म, वो किताब अच्छी है। इसके बाद में तुम फिजिक्स के लेना तो सिंगेज फिजिक्स करके एक आती है, सिंगेज करके बुक आती है। उसके दो दो वॉल्यूम होते हैं। सिंगेज कर सकते हैं, मेडिकल के लिए सिंगेज परफेक्ट है। सिंगेज फॉर नीट खरीदनी है, दोनों आती है, एक आईआईटी के लिए एक आती है और एक मेडिकल के लिए आती है। तो सिंगेज फॉर नीट खरीदोगे तो फिजिक्स के लिए वो पूरा कर देती है, बचा कुछ अगर तुम्हारा होता है। और केमिस्ट्री के लिए ऑल इन ऑल बताऊं तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। केमिस्ट्री में तुम मॉड्यूल से ही तुम्हारा काम हो जाता है, जनरली पूरा हो जाता है। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है, और केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे कम होता है, हम्म, फटाफट हो जाता है। सिर्फ उसमें जो है ना, वो इनऑर्गेनिक थोड़ी सी दिक्कत देती है। हम्म। इनऑर्गेनिक में थोड़ा याद करने का होता है, वो याद कर लोगे तो तुम्हारा निकल जाता है। और सो सबसे भैया ज्यादा ये मैं मानता हूँ। हाँ। सो सब कहते हैं ना एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो रियलिटी में एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस कितनी है पीसीबी तीनों के लिए? देखो, सीधी सी बात है ना कि बायो के लिए तो तुमको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी पड़ेगी। हम्म, तुम एटलीस्ट, तुम्हारा बेस वही है, क्वेश्चन वहीं से उठ कर आएगा, पक्का है। हम्म, मतलब अगर तुम्हारा क्वेश्चन कुछ नीट में आ रहा है ना, बायो से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट वर्ड भी उसका उसमें मेंशन होगा एनसीईआरटी में। हम्म, उससे बाहर मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, पूरे बायो में 180 क्वेश्चन आते हैं, हम्म, तो उसके अंदर से 2 या 3 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे जो बाहर से हम्म, आते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उसको पढ़ने का तरीका हम्म, तरीका बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो एक एक लाइन से क्वेश्चन निकालते हैं। हम्म, एक एक लाइन, इवन कई बार बुक के अंदर जो बॉटम में जो लाइन लिखी होती है पेज के एंड में पतली सी, उसके अंदर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कुछ ना तुम उसके अंदर का कोई बॉक्स छोड़ सकते हो, ना तुम उसके अंदर का कोई पीछे वाला क्वेश्चन। एटलीस्ट कई बार ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब तुम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज देखोगे ना, हम्म, तो वही क्वेश्चन सेम तुमको बैक एक्सरसाइज में मिल जाए। उसका बुक में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन वो बैक एक्सरसाइज में मिल जाएगा। तो तुमको एटलीस्ट कहीं तो दे तो रखा है एटलीस्ट, ये बड़ी बात है। हम्म, तो एनसीईआरटी बुक बायो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के लिए मैं ये मानता हूँ कि तुम अगर मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, हम्म, तो तुम वो सब क्वेश्चन देखो। जो अब जो फिजिक्स की बुक आती है एनसीईआरटी की, उसके अंदर 2 सेक्शन होते हम्म। हैं। एक होता है किताब की बैक बैक एक्सरसाइज, अगर कभी कोई सॉल्व करेगा ध्यान से तो उसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं। एक एडिशनल एडवांस क्वेश्चन के एक्सरसाइज। लिए हाँ। एडिशनल एक्सरसाइज होती है, और एक नॉर्मल एक्सरसाइज होती है। हम्म, तो मैंने वो नॉर्मल एक्सरसाइज पूरी कर रखी थी हम्म, सारी। हम्म, वो नॉर्मल एक्सरसाइजेस तुम क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। हम्म, इवन एंड नीट तो ठीक है, बोर्ड में भी जो होता है नॉर्मल एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे। हम्म, तो वो करने चाहिए फिजिक्स में। फिजिक्स में तुम कंसेप्ट के लिए तुम किताब नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, हम्म, तुमको बस उसमें जो इन टेक्स्ट में, जो टेक्स्ट के अंदर बीच बीच में जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं ना, हम्म, वो एक बार के लिए कर लो। और उन क्वेश्चंस को रटना नहीं है सबसे बड़ी बात। लोग गलती ये करते हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चन रट लेते हैं। उन क्वेश्चंस को रटना नहीं है, उनके पीछे का कंसेप्ट समझ के ऐसा समझना है कि तुम उसके रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आए हम्म। तो तुम कर पाओ एटलीस्ट।
तो बैक एक्सरसाइज जनरली जो तुम सॉल्व करोगे, और इंटेक्स क्वेश्चन फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा तुमको फिजिक्स का एक भी, मेरे को नहीं लगता कोई चैप्टर रीड करने की भी जरूरत है। हम्म, ठीक है ना। बाकी तुम जो मॉडर्न फिजिक्स आती है ना, मॉडर्न फिजिक्स में तुम कुछ नहीं भी करोगे और सिर्फ शीट्स करके निकाल दोगे तो भी हो जाए। बाकी में जो मैकेनिक्स है, और जो ये तुम्हारे मैकेनिक्स है, ये थर्मोडायनेमिक्स वगैरह है, थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, उसके अंदर तुमको एटलीस्ट एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में नॉर्मल क्वेश्चंस करने चाहिए, एडिशनल हम्म, क्वेश्चंस करने चाहिए अगर तुम आईआईटी में हो। हम्म, आईआईटी की कोचिंग के लिए वो क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, बाकी मेडिकल में इतना टफ नहीं पूछता है। हम्म, और प्रिपरेशन में तुम जितने क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है, सीधी सी बात। अल्टीमेटली फिजिक्स जो है ना, हम्म, क्वेश्चन बेस्ड है, तुम जितना क्वेश्चन कर हम्म, पाओगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारा। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना, वो तुमको नीट में सिलेक्शन दिलाती है। लोग बोलते हैं कि बायो करो, बायो से सिलेक्शन होगा, लेकिन बायो में ऑन एन एवरेज ना, जितने भी अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, सब 250 प्लस स्कोर कर लेते। मेन कंपटीशन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में 120 120 प्लस, हमारे टाइम के हिसाब से बताऊं तो मेन क्राइटेरिया बायो में कोई भी कर लेता है 50-50, अराउंड 250 क्रॉस सबका हो जाता है। हम्म, और फिजिक्स केमिस्ट्री में ही बच्चे दिक्कत देता है काफी सबको, तो वो हम्म, करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होता है। अब बायो में तुम जितना उसको पक्का रीड करके याद करोगे ना, हम्म, तो उतना तुम्हारा एक्चुअली रैंक बूस्टअप होता है उससे। सीधी सी बात है, तुमको अंडर 10,000 आना है, सिलेक्शन चाहिए तो जनरल कैटेगरी, मतलब अंडर 10,000 सिलेक्शन के लिए तुमको मिनिमम लाना है, नीट में तो तुमको एक डिसेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ठीक ठाक। हम्म। 10,000 ऊपर चले गए तो कोई चांस नहीं है फिर मेडिकल कॉलेज मिलने का तुमको, फिर तुमको सब्सिडियरी कोर्स जैसे बीडीएस हो गया, बीएएमएस वहां मिलता है। और वो केमिस्ट्री के करने का कुछ लिए मजा नहीं है ना, जब तुम प्रिपेयर एमबीबीएस के लिए कर रहे हो तो तुम बाकी को। और केमिस्ट्री के लिए ना, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री कितनी के लिए इंपॉर्टेंट है? तुम्हारा शीट सफिशिएंट होती है। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट। उसकी मतलब एनसीईआरटी मतलब तुमको देखना है ना, तो तुम करोगे तो एनसीईआरटी कर लो, और शीट्स जो तुमको इंस्टीट्यूट से जो मॉड्यूल्स और शीट्स मिलती है वो हम्म, प्रॉपर कर लो। मेरी हम्म, मानो तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम बैक एक्सरसाइजेस और इंटेक्स क्वेश्चन से काम चला सकते हो, उसकी थ्योरी नहीं हम्म, पढ़ोगे तो भी चलेगा। हम्म, लेकिन जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हम्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको करना चाहिए, तुमको पूरी थ्योरी के साथ में पढ़ना चाहिए हम्म, केमिस्ट्री की बुक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दोनों, ट्वेल्थ ट्वेल्थ में जो 11th में जो पार्ट 2 है और ट्वेल्थ में जो पार्ट 2 है, हम्म, वो तुमको एटलीस्ट उसके चैप्टर्स रीड करने चाहिए। और हम्म, जो मेन पीछे के जो चैप्टर्स है ना, लोग जनरली छोड़ देते हैं, जैसे हम्म, बायोमोलिक्यूल्स है, ये हम्म। जो छोटे मोटे चैप्टर्स है पॉलीमर्स। पीछे, पॉली ये क्या केमिस्ट्री इन बोलते एवरीडे हैं, लाइफ वगैरह। पॉलीमर्स वगैरह, ये जो छोटे मोटे चैप्टर हैं, हम्म, हाँ, ये सारे चैप्टर्स जो हैं, वो उनको तुमको अच्छे से रीड करना चाहिए, क्योंकि अभी जो करंट पैटर्न चल रहा है ना, उसके हिसाब से ये जो पीछे वाले जो चैप्टर है, जो हमको जनरली लगता है कि इससे क्या आ जाएगा, उसी से कम भी वो 3 से 4 क्वेश्चन दे देते हैं, और मैटर कर जाता है 45 में से जब तुमको 4 क्वेश्चन वो 4 चैप्टर ही दे रहे हैं, तो कर लेना चाहिए। हम्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुमको रीड मारना चाहिए। बाकी हम्म, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम शीट वगैरह करोगे ना, तो कोचिंग में पढ़ाने वाला पैटर्न काफी सही है, हम्म, वो तुम जनरली उसका बैक एक्सरसाइज मत हम्म, करो। और फिजिकल केमिस्ट्री का हो गया, और इनऑर्गेनिक में तो तुमको रटना है पूरा। वो हम्म, तो एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर के चैप्टर तुम रट के जाओगे तो तुम्हारा हम्म, क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होगा कभी भी। हम्म। तो भैया मैक्सिमम को मतलब हर एक के साथ होता है, शायद आपके साथ भी होगा कि पीसीबी में से किसी ना किसी की एक सब्जेक्ट वीक रहती है, और जो मैक्सिमम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हम्म, मतलब सब यही सोचते हैं कि उनकी हम्म, फिजिक्स रहती है वीक। तो अगर किसी पर्सन की दो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो और एक हो वीक, तो उस उन दो सब्जेक्ट के साथ एक सब्जेक्ट को कैसे लेके चल सकता है कि वो इस वीक सब्जेक्ट को भी स्कोरिंग बना ले? अब मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मेरी बायोलॉजी वीक थी। हम्म, मेरी थोड़ी बायो वीक थी, मैं सीधी सी बात करता हूँ तो। अब मेरा फिजिक्स में अच्छा स्कोर आ जाता था, 160 180 आउट ऑफ 160, 150 160 मेरा स्कोर अच्छे से आ जाता था फिजिक्स हम्म, में। हम्म, केमिस्ट्री में भी 140 150 तक आ जाता था, तो मैं एवरेज मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि हम्म, मैं खुद में अब
खुद को पता चल जाता है कि तुम कितना स्कोर इस सब्जेक्ट में कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैंने खुद में देख लिया था कि मैं आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 300 स्कोर कर लूंगा, कहीं ना मेरा 300 कहीं नहीं जाएगा। तो मैंने फिर वही देखा, मेरा 300 वहां चला जाएगा। और मेरा बायो में फिर थोड़ा वीक था, तो मैं बायो को उस हिसाब से पढ़ता था कि एटलीस्ट 300, तो सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया मेरे को 300 और चाहिए। तो कम से कम मेरे को बायो में एटलीस्ट मेरा 300 का मार्क क्रॉस हो जाए। अब वैसे ही किसी का फिजिक्स वीक है, बायो केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो बायो केमिस्ट्री का वो कैलकुलेट कर ले, सपोज बायो में वो ला सकता है 360 आउट ऑफ, बोल दे कि मैं 320 330 ले आऊँ, तो इतना वो कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद में केमिस्ट्री में वो देख ले कि आराम से मैं 150 क्रॉस कर लूंगा। तो तुम्हारे जो सिलेक्शन मार्जिन है कैटेगरी वाइज हो जाता है। फिर जनरल कैटेगरी है तो 600 तो मस्ट हो गया। तो उसके हिसाब से तुमको जो वीक सब्जेक्ट है ना, उसको इतना तो प्रिपेयर करना है कि तुम उसमें एटलीस्ट वो क्राइटेरिया पार कर लो। फिजिक्स में तुम्हारा बच जाएगा, फिर ज्यादा नहीं बचेगा। फिजिक्स तुम्हारा वीक है तो फिजिक्स में 120 130 बचेगा। तो तुम उसको इतना पढ़ लो कि तुम्हारा एटलीस्ट 120 130 क्लियर हो जाए। फिर उसको मतलब इतना देखो कि एटलीस्ट तुम एक डिसेंट स्कोर 130 140 तक उसमें प्रिपेयर करो। उसमें अपन को टॉप नहीं मारना है, तो अपन को टॉप मारना है तुम्हारे जो मेन सब्जेक्ट जो तुम्हारे स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग हो रही है तुमसे, तो उनको इतना अच्छे से करो। और बाकी जो थर्ड सब्जेक्ट है उसको ऐसे करो कि वो तुम्हारे कम से कम तुम्हारे सिलेक्शन के आड़े ना आए। तो बहुत लोग होते हैं जो अब बोल दिया कि 2 मेन सब्जेक्ट है, तुमको 2 पसंद आ गई है तो 2 ही करो। तो अभी नीट का पैटर्न ही ऐसा हो गया है और पेपर ये लोग ऐसा बना रहे हैं कि तुमको तीनों सब्जेक्ट में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। सही। मैं मेरी बात करूँ तो मेरा जो नीट का स्कोर था, मेरा फिजिक्स में 165 आया था 180 में से, केमिस्ट्री में मेरा 160 आया था, और बायो में फिर मेरा थोड़ा बायो में आ गया था, मेरा 280 290 तक ही गया था, ऑनेस्टली बताऊं, इससे ज्यादा मेरा नहीं था। तो खुद को मैनेज करना है। जो तुम्हारी परफेक्टली स्ट्रांग सब्जेक्ट्स है तुम उनको काफी एक्सेल कर लो, और इतना तुम दूसरी सब्जेक्ट तीसरी थर्ड सब्जेक्ट में तुम इतना एफर्ट डाल लो कि तुम्हारी सिलेक्शन क्राइटेरिया तुम्हारा एटलीस्ट क्रॉस हो जाए। 1 साल में जाके सीधी सी बात है तुम नीट टॉप नहीं कर सकते हो। तुम 1 साल में कंपटीशन इतना टफ है कि तुम सिलेक्शन मैनेज करके लाओ, ये पक्का। अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो सिलेक्शन मैनेज करके जरूर ले आओगे। बाकी मैं नहीं बोलता कि 1 साल में कोई टॉप नहीं कर सकता, ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि नहीं हो सकता है, मुझसे तो नहीं हुआ एटलीस्ट। ट्राई तो मैंने भी अंडर 5 अगर अपनी कोई वीक सब्जेक्ट है तो एकदम पहले अपन को पता करना है कौन सी है, फिर एकदम टारगेटेड स्ट्रेटेजी बना के चलना है जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, मतलब सारा कैलकुलेशन पहले से हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज कितने की, मैं कितना तक स्कोर कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट वगैरह देंगे तो पता चल जाएगा। फिर उस सब्जेक्ट पे जो अपने स्ट्रांग है उस पे अपना 70 अगर आप दे रहे हो तो 50% उस पे दो, तो 50% वीक है उस पे भी देना है। ऐसा नहीं जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग कर रहा है, इसको तो तुमको साथ में लेकर ही चलना। कोई सब्जेक्ट ना, कोई भी सब्जेक्ट तुम छोड़ नहीं सकते। अगर जिस दिन तुमने अपनी थर्ड सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया कि ये मुझसे नहीं होगा, उस दिन बिस्तर पैक करके घर आ जाना, तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर वहां रखने का। वेस्टेज ऑफ मनी होता है। सही बताऊं तो अगर तुमको साल के बीच में भी लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा स्कोर बहुत ही कम जा रहा है, तो मेरी मानो ना तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो घर आ जाओ। एक बार के लिए घर आ जाओ, 15-20 दिन के लिए घर आ जाओ, घर वाले सपोर्ट करेंगे, अच्छा करेंगे, फिर वापस चले जाओ। उससे अच्छा रहता है, मॉरल अप हो जाता है खुद का भी। घर वाले सपोर्ट करते हैं, घर वाले भेजते हैं वापस की वापस जाए, तो अच्छा रहता है, प्रेशर रिलीव होता है काफी। कि नहीं हो पा रहा है बिल्कुल, तो फिर देखना चाहिए खुद को, थोड़ा सा मेजर स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, क्योंकि पैसा घर वालों का जा रहा है, सीधी सी बात है। अगर तुम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो फिर भी वहां पर फालतू में बैठे हो तो वो बेकार ही है मेरे हिसाब से। इस वीडियो को हम यहाँ ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि जैसे ही पार्ट 2 है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।